हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज की क्लास में हम संविधान भाग करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं संविधान भाग 4 की। इससे पहले हमने मौलिक अधिकार और उससे पहले भाग 2 और भाग 1 कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोज नहीं देखे तो एक बार देख लें। संविधान के भाग 4 में दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इन्हें इंग्लिश में बोला जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, या शॉर्टकट में इसे बोला जाता है डीपीएसपी। डीपीएसपी नाम से भी काफी प्रचलित है, यानी डी फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। नीति निर्देशक तत्व क्या है, कहाँ दिया गया है, क्या मतलब है, तो थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। एक तो ये संविधान के भाग 4 में दिया गया है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, और इसमें 36 अनुच्छेद 36 से लेकर 55 तक, 36 से लेकर 51 तक के जो अनुच्छेद हैं, इनमें नीति निर्देशक तत्व की पॉलिसीज का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो संविधान के भाग 4 में 36 से लेकर 55 तक जो अनुच्छेद हैं, उन्हीं में नीति निर्देशक तत्व को दिया गया है। सवाल ये पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो यह है आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से हमारा नीति निर्देशक तत्व प्रेरित है। देखिए, ऐसा नहीं है कि जो आयरलैंड का नीति निर्देशक तत्व है वही यहाँ ले लिया गया है। यहाँ सवाल यह है कि उससे लिया गया एक आइडिया लिया गया है, कहाँ से? आयरलैंड से। तो कई बार सवाल पूछता है कि नीति निर्देशक तत्व जो हमारे संविधान में है, ये किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो यह प्रेरित है आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, तीसरी और महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये गैर न्यायिक हैं। इसका तात्पर्य यह है कि इनको न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। जैसा कि आप लोगों ने कब पढ़ा था, संविधान के भाग 3 में, है ना, जहां मौलिक अधिकार दिया था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई भी अनुच्छेद या कोई भी ऐसा मौलिक अधिकार है जिसे राज्य या किसी के द्वारा उसका उल्लंघन किया जा रहा है, तो हम कोर्ट के माध्यम से उसे लागू करा सकते हैं। कोर्ट के पास ये शक्ति होती है कि 5 तरह की रिट जारी कर सकती है, और उसके माध्यम से मौलिक अधिकारों का संरक्षण होता है, उसे लागू किया जा सकता है। जबकि नीति निर्देशक तत्व, यह राज्य पर निर्भर करता है कि वो इसे लागू करना चाहता है या नहीं लागू करना चाहता। इसे कोर्ट के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं कराया जा सकता। तो ये सवाल पूछता है कई बार कि क्या नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय है, या कई बार पूछता है क्या ये वाद योग्य है। वाद योग्य है मतलब क्या इसके खिलाफ कोर्ट जाया जा सकता है, तो वाद योग्य नहीं है। ठीक है, वाद योग्य नहीं है। जबकि हमारा मूल अधिकार कैसा था? वाद योग्य था या परिवर्तनीय था। जबकि ये परिवर्तनीय नहीं है, यानी न्यायालय के माध्यम से इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। बात समझ आई? तो राज्य को न्यायालय के माध्यम से मजबूर नहीं किया जा सकता, जबकि मौलिक अधिकार में न्यायालय के माध्यम से राज्य से कोई भी अगर मौलिक अधिकार लागू नहीं हो रहा है तो उसको लागू कराया जा सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में। तो आइए शुरुआत करते हैं थोड़ा आगे कि नीति निर्देशक तत्व के उद्देश्य क्या दिए हैं। तो उद्देश्य क्या है नीति निर्देशक तत्व का? एक तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना। नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से न्याय सुनिश्चित करना, सभी को समान न्याय प्रदान करना, यह एक मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, दूसरा, समाज में असमानता को कम करना। समाज में असमानता को कम करना, सभी को समान अवसर प्रदान करना, ये उद्देश्य है नीति निर्देशक तत्व का। कल्याणकारी योजनाएं लागू करना, तो राज्य की तरफ से योजनाएं ऐसी लागू होनी चाहिए जो जनता के लिए कल्याणकारी हो, जनता के लिए हितकारी हो और जिससे जनता का फायदा हो। ठीक है, ये मौलिक अधिकारों का एक तरह से पूरक है। अगर आपको मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझाऊं, तो मौलिक अधिकार वो अधिकार हैं जो राज्य
के बस में है, राज्य की आर्थिक स्थिति ऐसी स्थिति हो चुकी है कि उतने अधिकारों जनता को, अपने नागरिकों को देने के लिए बाध्य है। नीति निर्देशक तत्व जो हमारे संविधान निर्माणकर्ता थे, उन्होंने नीति निर्देशक तत्व में ऐसे पॉलिसीज, ऐसे नियम डाले हैं कि जो आगे चल के, ये क्या है, एक तरह से माइलस्टोन है सरकार के लिए, कि जैसे जैसे सरकार सक्षम होती जाएगी आर्थिक रूप से, वैसे वैसे जो नीति निर्देशक तत्व में जो पॉलिसीज दी हैं उसको जनता के लिए मैंडेटरी कर दी। और जब मैंडेटरी हो जाएगी तो किसमें आ जाएगा, मौलिक अधिकार में। समझ आई बात? यानी उद्देश्य, ये एक ऑब्जेक्टिव है जो किसी भी राज्य सरकार को अचीव करना है, ठीक है। तो अगर कोई भी राज्य सरकार ये जितने भी नीति निर्देशक तत्व हैं इन सबको अचीव कर लेती है, इसका मतलब हमारा देश डेवलप्ड हो जाएगा। क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्व में ये सारी पॉलिसीज उस वक्त इसलिए डाली गई थी कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो राज्य की अर्थव्यवस्था के कारण, राज्य का उतना आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से ये सभी पॉलिसी जनता को देना, मतलब उस टाइम पे अगर मौलिक अधिकार में डाल देते तो फिर राज्य को देना ही देना पड़ता, और उस टाइम पे सरकार की स्थिति ऐसी नहीं थी। इसीलिए आप देखोगे कि कई ऐसे जो नीति निर्देशक तत्व हैं जो 36 से लेकर 51 तक हैं, उनमें से कई ऐसे अनुच्छेद अब ऐसे हैं जो मौलिक अधिकार में आ चुके हैं। समझ आई बात? तो जैसे जैसे सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक हो रही है, वैसे वैसे उन अधिकारों को मौलिक अधिकार बनाया जा रहा है कि वो सभी जनता को समान रूप से प्राप्त हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि इसमें जो 36 से 35 तक अनुच्छेद दिए हैं वो क्या हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर कोशिश किया है कि इन सभी अनुच्छेदों को एक ट्रिक के माध्यम से समझें। ठीक है, तो पहले यहां पर आप ट्रिक के माध्यम से समझ लें, इसके बाद आगे इनको डिटेल में भी समझेंगे। ठीक है, तो पहला ट्रिक, हमने 3 ट्रिक बनाया है, छह छह जो बेसिकली 6 या 7 7 का एक एक ट्रिक बनाया है, 3। ठीक है, तो जैसे यहां है, आप पढ़िए पहले क्या दिया है। रानी रानी सामाजिक व्यवस्था के लिए, रानी एक प्रिंस है, एक लड़की है, तो रानी सामाजिक व्यवस्था के लिए संपत्ति का न्यायपूर्ण वितरण, रानी सामाजिक व्यवस्था के लिए संपत्ति का कैसा वितरण, न्यायपूर्ण वितरण, गरीबों के लिए निःशुल्क न्याय ग्राम पंचायत में मुहैया कराती है। तो रानी क्या करती है, सामाजिक व्यवस्था के लिए, समाज में व्यवस्था रहे उसके लिए संपत्ति का न्यायपूर्ण वितरण और गरीबों के लिए निःशुल्क न्याय की व्यवस्था कहाँ करती है, ग्राम पंचायत में। तो अब समझिए, रा से राज्य, रा से राज्य, रा से क्या है, राज्य है। जो 36 अनुच्छेद दिया है इसमें राज्य की परिभाषा दी हुई है, राज्य की परिभाषा दी है। ठीक है, और ये राज्य की परिभाषा, राज्य की जो परिभाषा दी है वो क्या है, राज्य की वही परिभाषा है जो अनुच्छेद 12 में दी गई है, भाग 3, भाग 3 अनुच्छेद 12 में आपने जो पढ़ा था, है ना, मौलिक अधिकार में हमने समझाया था कि भाग 3 के अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा क्या है। एक बार फटाफट रिवाइज कर देता हूँ। राज्य क्या है, राज्य, जितने भी राज्य आप देखते हो, जो से यूपी बिहार, ये जितने 28 राज्य हैं, ये राज्य तो है ही हैं। केंद्र शासित प्रदेश ये भी राज्य हैं। ठीक है, इसके अलावा संसद भी अपने आप में एक राज्य है, विधान परिषद, विधायिका भी एक अपने आप में राज्य है। ठीक है, जितने भी सरकारी निकाय हैं, यानी सरकारी संस्थाएं हैं जो राज्य के द्वारा संचालित की जाती हैं, वह भी अपने आप में एक राज्य हैं, और इनके द्वारा जो पॉलिसीज बनाई जाएंगी वो राज्य की पॉलिसीज मानी जाएंगी। ठीक है, जैसे रेलवे हो गया, आपका एलआईसी हो गया, ओएनजीसी हो गया, ये सब राज्य की कैटेगरी में आएंगे। तो अनुच्छेद 12 मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाई है, तो बस आपको यहाँ यह समझना है कि राज्य का मतलब ये है। 36 अनुच्छेद में क्या दिया है, राज्य की परिभाषा। 36 में क्या दिया है, राज्य की परिभाषा। और राज्य की परिभाषा क्या है, तो राज्य की परिभाषा वही है जो अनुच्छेद 12 भाग 3 में दी गई थी। बात समझ आई? दूसरा है नी। नी है आपका नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व, तत्व। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया कि 37 अनुच्छेद कहता है नीति निर्देशक तत्व का लागू होना। तो नीति निर्देशक तत्व ये क्या है, अपरिवर्तनीय हैं, यानी परिवर्तनीय नहीं है, वाद योग्य नहीं है। इनको
किसी भी न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं कराया जा सकता। ठीक है, तो ये दिया है अनुच्छेद 37 में। ठीक है, फिर क्या है, सामाजिक व्यवस्था। तो रानी क्या करती है सामाजिक व्यवस्था के लिए, तो 38 अनुच्छेद में सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो गरीब हैं, वंचित हैं, वृद्ध हैं, उनके लिए सहायता प्रोवाइड करना, उनके लिए मदद पहुंचाना। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था यानी कि आप समझ गए, सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक रूप से जो गरीब हैं, जो वृद्ध लोग हैं, उनके लिए क्या देना है, उनको मदद पहुंचाना है, उनको मदद देना है। तो ये है सामाजिक व्यवस्था। यानी रानी सामाजिक व्यवस्था के लिए क्या करती है, संपत्ति का न्यायपूर्ण वितरण। तो न्यायपूर्ण, देखो समाज में अगर व्यवस्था लानी है, समानता लानी है, तो जो संपत्ति है, जो धन है, उसका क्या होगा, न्यायपूर्ण समान रूप से वितरण किया जाना चाहिए। अगर उसे समान रूप से वितरण किया जाएगा तो सभी लोग समान रूप से मुख्य धारा में विकास करेंगे। ठीक है, तो यह है अनुच्छेद 39। तो क्या कह रहा है कि रानी सामाजिक व्यवस्था के लिए संपत्ति का न्यायपूर्ण वितरण और क्या करती हैं, गरीबों के लिए निःशुल्क न्याय। तो जो गरीब लोग हैं, एससी एसटी कैटेगरी के लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते फीस, उनको निःशुल्क न्याय प्रोवाइड करने की व्यवस्था बनाई गई है कि उनको जब भी जरूरत पड़े तो उनको निःशुल्क न्याय की व्यवस्था कराई जाए। इसलिए आप देखे होंगे कि कोर्ट में सरकारी वकील होते हैं और ये उनको सहायता देते हैं जो फीस वगैरह पे नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये किस में दिया गया है, 39A में। ठीक है, संपत्ति का पहले न्यायपूर्ण वितरण होगा और साथ में गरीबों के लिए निःशुल्क न्याय की व्यवस्था की जाएगी। और 40 कहता है ग्राम पंचायत। 40 क्या कह रहा है, ग्राम पंचायत। तो ये गांधी जी का सपना था कि जो स्वराज है वो गांव से होना चाहिए और गांव को ऐसा अधिकार मिलना चाहिए कि अपने डेवलपमेंट, अपने विकास के लिए खुद फैसला ले सके। ठीक है, तो 40 में कहा गया है ग्राम पंचायत की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार फिर देख लीजिए, रानी, रा से राज्य, नी से नीति निर्देशक तत्व का लागू होना, सामाजिक व्यवस्था के लिए संपत्ति का न्यायपूर्ण वितरण और गरीबों के लिए निःशुल्क न्याय की व्यवस्था रानी कहाँ करती है, ग्राम पंचायत में। तरा से 36, नी से नीति निर्देशक तत्व 37, सामाजिक व्यवस्था है 38, संपत्ति का न्यायपूर्ण वितरण है 39, गरीबों के लिए निःशुल्क न्याय की व्यवस्था 39A और ग्राम पंचायत 40। ठीक है, अनुच्छेद 40। अब 41 से 45 तक देखिए, तो यहां क्या कर रहा है, रोजगार, रोजगार या नौकरी। ठीक है, वही बात है, नौकरी। तो जहां पर बात कर रहा है 41 अनुच्छेद में, किसकी बात कर रहा है, पहले इसको समझ लीजिए। तो रोजगार में मानवीय दशाएं और उचित मजदूरी, रोजगार यानी नौकरी में मानवीय दशा होनी चाहिए, उचित मजदूरी मिलनी चाहिए और उद्योग में श्रमिकों के प्रबंधन की भागीदारी होनी चाहिए। जो उद्योग है, जो कंपनी है, फैक्ट्री है, उन फैक्ट्री के प्रबंधन में यानी कि मैनेजमेंट में भागीदारी किसकी होनी चाहिए, श्रमिकों की। अगर ऐसा होता है तो इससे समान नागरिक संहिता 6 वर्ष के बच्चों में लागू हो जाएगी। तो क्या कह रहा है कि नौकरी में मानवीय दशाओं और उचित मजदूरी और उद्योग में श्रमिकों के प्रबंधन से समान नागरिक संहिता 6 वर्ष के बच्चों तक लागू हो सकती है। कैसे याद करेंगे, तो नौकरी, नौकरी रोजगार देने का काम है कि जो पिछड़े लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, या सभी को समान अवसर कमाने के लिए समान अवसर देना चाहिए। ठीक है, उनको अपनी जीविका यापन के लिए, जीवन यापन के लिए नौकरी या रोजगार मुहैया होना चाहिए। और इसलिए मनरेगा वगैरह जो स्कीम चलाई गई है, ये इसी का उद्देश्य है। ठीक है, इसी के उद्देश्य के तहत कि गरीब से गरीब को भी कम से कम 2 वक्त की रोटी, ठीक ठाक अपना जीवन यापन कर सके, इतनी नौकरी की व्यवस्था तो उसके लिए होनी चाहिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 41 क्या कह रहा है, नौकरी या रोजगार। अब नौकरी मिल गई, तो नौकरी में जाओगे तो नौकरी में काम यानी वहां की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, तो कम से कम दोस्तों वहां मानवीय दशा होना चाहिए। यानी कि जो वर्क स्टेशन है जहां काम कर रहा है कोई श्रमिक, वो स्टेशन, वो वर्क जहां काम कर रहा है, जगह ऐसी होनी चाहिए कि वहां पर वो 8 घंटे ड्यूटी कर पाए सही ढंग से, यानी रहने लायक जगह हो। अगर वहां पर महिलाएं काम कर रही हैं तो उनके लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे शौचालय की व्यवस्था हो। ठीक है, महिला पुरुष के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर महिलाएं काम वहां पर कर रही हैं तो प्रसूति की व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चों के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि अगर महिलाएं काम कर रही हैं तो साथ में शायद बच्चे ले जा सकती हैं, तो बच्चों को खेलने के लिए ऐसी कोई छोटी मोटी व्यवस्था होनी चाहिए।
तो क्या कह रहा है, नौकरी तो मिल गई, बहुत अच्छा है, लेकिन क्या जहां नौकरी मिली है वो मानवीय दशाओं के अनुकूल है, क्या वहां पर काम करने लायक जगह है? अगर काम करने लायक जगह भी है तो 43, यानी उचित मजदूरी मिल रही है नहीं मिल रही है? तुम्हें बहुत अच्छा एसी का हवा मिल रहा है, अच्छे से बैठे हो, लेकिन अगर मजदूरी ही नहीं मिल रही है तो कैसे परिवार चलेगा? तो उचित मजदूरी, यानी इतनी मजदूरी तो मिलनी चाहिए कि इंसान का जीवन यापन गरिमापूर्ण हो सके। अब तो रोजगार मिल गया, जगह भी अच्छी है और उचित मजदूरी भी मिल रही है, इतना तो हो गया। बट क्या सारी जिंदगी कोई भी श्रमिक, कोई भी व्यक्ति सिर्फ नौकरी में गुजार देगा? वह भी तो चाहेगा कि जिस उद्योग में वो काम कर रहा है वहां पर उसकी भी भागीदारी हो। तो उस उद्योग में श्रमिकों के लिए प्रबंधन में भागीदारी होनी चाहिए, यानी उस उद्योग उद्योग का जो मैनेजमेंट है वहां पर भी इसका क्या होना चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए। समझ आई बात? तो उद्योगों के प्रबंधन में क्या होना चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो समाज में समान नागरिक संहिता लागू हो सकती है। समाज में नागरिक संहिता लागू हो सकती है, और किसके लिए तक, 6 वर्ष के बच्चों के लिए। यहाँ 6 वर्ष के बच्चों का अभिप्राय है कि 6 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, कितनी, मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए। कैसी मिलनी चाहिए, मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, नौकरी, मानवीय दशाओं, उचित मजदूरी और उद्योगों में श्रमिकों के प्रबंधन भागीदारी से समान नागरिक संहिता 6 वर्ष के बच्चों में लागू हो सकती है। कैसे याद रखेंगे, नौकरी 41 है, नौकरी अच्छी है तो मानवीय दशा, यानी वहां स्थान अच्छा होना चाहिए काम करने लायक, वर्क स्टेशन बढ़िया होना चाहिए, 42 हो गया। वर्क स्टेशन बढ़िया है तो वहां सैलरी अच्छी मिलनी चाहिए, 43 हो गया। सैलरी अच्छी मिल रही है, वर्क स्टेशन अच्छा है, नौकरी ठीक ठाक है, लेकिन हमें ऐसा लगे कि जिस कंपनी में या जिस उद्योग में हम काम कर रहे हैं वहां पर हमारा भी कोई वर्चस्व है, यानी हमारा वहां पर कोई प्रबंधन में भागीदारी है या नहीं है, तो उस प्रबंधन में भागीदारी होनी चाहिए, और ये अनुच्छेद है 43A। ठीक है, इसके साथ अगर ऐसा होता है तो 44, देखो 4 4 समान है, दोनों नंबर 4 4 समान नंबर है, तो समान नागरिक संहिता देश में लागू होनी चाहिए। यह भी ऑब्जेक्टिव है नीति निर्देशक तत्व का, हालांकि अभी तक हो नहीं पाया है, बट जरूर होगा, जल्दी होगा। 6 वर्ष के बच्चों के में, तो 6 वर्ष के बच्चों को फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए। तो ये हो गए 45 तक। अब आगे पढ़ते हैं, कमजोर शिक्षा ही पोषण स्तर में कमी का कारण है। समझिए, कमजोर शिक्षा है यानी शिक्षित नहीं है लोग, तो पोषण आहार को नहीं समझते, इसलिए पोषण स्तर में क्या है, कमी है। और इन दोनों चीजों को कैसे ठीक किया जा सकता है, तो जिसे कृषि सुधार और पशुपालन करके, तो अगर कृषि में सुधार होगा, कृषि अच्छी होगी, और हम पशुपालन करेंगे तो कृषि अच्छी होगी, तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो शिक्षा आएगी, शिक्षा आएगा तो हमें पोषण के बारे में पता चलेगा, और यहाँ पर अच्छी फसल होगी तो हमारा खान पान भी अच्छा होगा, तो पोषण ठीक हो जाएगा। देखिए एक दूसरे से रिलेटेड है। पशुपालन करेंगे तो जो पशु आवारा थे, जो जाकर जंगलों के पेड़ पौधे खा जाते थे, छोटे छोटे पेड़ पौधों को, है ना, बड़े कैसे खाएंगे, छोटे पेड़ पौधों को जो खा जाते थे, जो बड़े नहीं हो पाते थे, अगर पशुपालन करने लगेंगे, उनको हम पालने लगेंगे, तो पर्यावरण, वो पेड़ पौधे बड़े होंगे और हमारा पर्यावरण क्या होगा, संरक्षित होगा। और पर्यावरण संरक्षित हो गया दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, राष्ट्रीय स्तर के जो स्मारक हैं, जैसे ताजमहल है, लाल किला है, खजुराहो में देखिए कितने बढ़िया बढ़िया टेम्पल्स हैं। ठीक है, तो इन सभी जो राष्ट्रीय स्मारक हैं उनका संरक्षण करना, उनका संरक्षण करना, और उनके संरक्षण से क्या होगा, कर्म को न्याय से अलग करेंगे। यानी कर्म का मतलब है कार्यपालिका, कर्म का मतलब है कार्यपालिका, कार्यपालिका, और न्याय का मतलब है न्यायपालिका, न्यायपालिका, न्यायपालिका। तो कार्यपालिका को न्यायपालिका से क्या करेंगे, अलग कर देंगे, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करके विश्व में शांति अर्थात अंतरराष्ट्रीय शांति लाना है, और अंतरराष्ट्रीय सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना है। तो देखिए 46 क्या कहता है, कमजोर शिक्षा। कमजोर शिक्षा का मतलब है कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जैसे एस सी एस टी कैटेगरी के लोग हैं, जो गरीब हैं, उनको उचित शिक्षा मिलनी चाहिए, उचित रोजगार मिलना चाहिए। ठीक है, तो उनको शिक्षा मुहैया कराना। और 47 क्या कह रहा है कि राज्य में पोषण स्तर को बढ़ाना है, जो राज्य में बच्चों में पोषण स्तर की कमी है उसको अच्छे खान पान के माध्यम से पोषण स्तर को बढ़ाना है, और
स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़िया करना है। अब जब स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होंगी, लोग अच्छा खाने लगेंगे, लोग पढ़ लिख लेंगे, तो नशा छोड़ेंगे। तो हमें एक चीज और इंश्योर करना है अनुच्छेद 47 में, पोषण स्तर में कमी। दूसरा, पोषण स्तर में जो कमी है उसको बढ़ाना है, स्वास्थ्य सुधार करना है, और जो नशा है, नशा को समाज से हटाना है ना। लोगों को जागरूक करना है कि नशा नहीं करें, ठीक है। तो ये दोनों कैसे हो सकते हैं? कृषि सुधार, कृषि सुधार और पशुपालन, ये अनुच्छेद 48 है। कृषि सुधार होगा यानी आधुनिक कृषि करेंगे, ट्रेडिशनल छोड़ के आधुनिक कृषि करेंगे। आधुनिक कृषि करने से उपज अच्छी होगी, और हम पशुपालन करेंगे, जैसे गौ हत्या पर रोक लगाएंगे। तो ये सारी चीजें होंगी जब, तो पर्यावरण संरक्षित हो जाएगा, अपने आप पर्यावरण क्या होगा? संरक्षित हो जाएगा। और जब पर्यावरण संरक्षित हो जाएगा, तो हमारा ध्यान जाएगा कि हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के स्मारक हैं उनको संरक्षित किया जाए, उनको संरक्षित किया जाए, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्तर के स्मारकों को संरक्षित करेंगे अनुच्छेद 39 में। और 50 क्या कहता है? कर्म, यानी कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करना है, अलग करना है। इससे क्या होगा कि जो कार्यपालिका होगी वो न्यायपालिका पे किसी तरह का दबाव नहीं डाल पाएगी। तो न्यायपालिका के जो फैसले होंगे लोगों के लिए, वो क्या होंगे? न्याय संगत होंगे, ठीक है। और अगला 51 क्या है? यानी कि अंतिम अनुच्छेद, विश्व में शांति, यानी अंतरराष्ट्रीय शांति लानी है। और सभी देशों के साथ हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा संबंध कैसा हो? मैत्रीपूर्ण हो। तो ये 3 लाइन समझ ले, इसी तीनों लाइन में आपके 36 से लेकर 51 तक के अनुच्छेद बिल्कुल एक्सप्लेन किए हैं। रानी सामाजिक व्यवस्था के लिए संपत्ति का न्यायपूर्ण वितरण और गरीबों के लिए निःशुल्क न्याय ग्राम पंचायत में मुहैया कराती है। और रोजगार यानी कि नौकरी में मानवीय दशाओं, उचित मजदूरी और उद्योग में श्रमिकों के प्रबंधन से समान नागरिक संहिता 6 वर्ष के बच्चों में लागू की जा सकती है। और तीसरी लाइन है कि कमजोर शिक्षा ही पोषण स्तर में कमी का कारण है, और जिसे कृषि सुधार और पशुपालन करके पर्यावरण में राष्ट्रीय स्मारकों से कर्म को न्याय से अलग करके विश्व में शांति लाई जा सकती है। ठीक है, तो बस ये 3 लाइन आप समझ लीजिए, आप 36 से लेकर 51 तक का अनुच्छेद बहुत आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। तो अब एक एक करके इन अनुच्छेद को समझते हैं दोस्तों। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो 36वां अनुच्छेद है वो क्या कह रहा है? राज्य की परिभाषा भाग 4, ये समझा दिया है कि राज्य की परिभाषा वही है जो अनुच्छेद इसमें दिया गया है, अनुच्छेद 12 भाग 3 में, भाग 3 में वही राज्य की परिभाषा यहां पर भी है, समझा भी दिया मैंने। 37 क्या कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, शासन के लिए क्या है? एक मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, और इन्हें अदालत के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। तो हमने क्या 37 बताया था? रा से राज्य और नी से नीति निर्देशक तत्वों का लागू होना या नहीं होना। तो ये लागू राज्य के अपने राज्य के ऊपर निर्भर करता है, ना कि न्यायालय के द्वारा उसे जबरदस्ती लागू कराया जा सकता, ठीक है। 38 क्या कर रहा है? सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था। तो सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना है और असमानताओं को समाज में कम करेगा। 38, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो बात करते हैं 39। 39 क्या कर रहा है? समान आजीविका, संपत्ति का समान वितरण होना चाहिए। तो क्या बताया था कि रानी क्या करती है? तो रानी सामाजिक व्यवस्था के लिए संपत्ति का समान वितरण करती है। तो ये 39 हो गया। तो यहां पर उद्देश्य यह है कि जो धन संपत्ति है उसका समान रूप से सभी के पास तक ये पहुंचना चाहिए, इसका संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। धन संपत्ति का संकेंद्रण यानी एक ही दो लोगों के पास सारी धन संपत्ति नहीं होनी चाहिए। दोस्तों आपको बता दूं कि आज का जैसा परिवेश है, आप शायद रियलाइज करें या ना करें, बट आज जितनी डिस्पैरिटी है इनकम में, यानी अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। कैसे? आप देखें, आपको छोटे छोटे एग्जांपल समझाता हूं मैं। देखिए पहले क्या होता था कि अगर एक ठेला वाला है वो अपना बिजनेस ठीक ठाक कर लेता था अपनी सब्जी बेच के, ठीक है। आज के डेट पे उसका बिजनेस ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे है, क्योंकि इतने ऑनलाइन जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, आप देखिए ब्लिंकिट हो गया, मिनट पे आपका सामान घर के पास पहुंच जाता है। कोई छोटे से छोटा सामान लेने भी बाहर नहीं जाना चाहता, ठीक है। इनका धीरे धीरे धंधा क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है। मजबूरन जो स्व रोजगार करते थे, जो खुद की नौकरी करते थे, खुद अपना धंधा करते थे,
अब वो धंधा बंद करके दूसरे की नौकरी करने जा रहे हैं। और ये जो ऑनलाइन ऐसे पोर्टल चला रहे हैं, ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने अपनी छोटी छोटी यूनिट डाल के रखी है। समझिए बात को। जैसे छोटे छोटे जो किराना स्टोर होते थे, आजकल उनकी स्थिति देखिए पतली हो गई है। क्यों? क्योंकि किराना स्टोर में अब कोई जाना नहीं चाहता, छोटा सामान होता है मंगा लेते हो, ठीक है। कभी किराने स्टोर के वाले के पास बैठिए, उसका दुख सुनिए, तो आप समझेंगे दो जो व्यक्ति खुद बैठ के अपना रोजगार कहीं ना कहीं चालू कर रहा था, अब वो बड़े बड़े कारपोरेट के हाथों में बिक चुका है। बिक चुका है मतलब उसकी स्थिति खराब हो गई है। अब जब उसका धंधा नहीं चलेगा तो क्या करेगा? वो भी कहीं ना कहीं नौकरी करेगा, सामान डिलीवरी पहुंचाएगा, ठीक है। जो अब तक अपना छोटे मोटे धंधा करके जीविका चलाते थे, अब वो डिलीवरी बॉय बन गए हैं या ऐसे चीजें पे लग गए हैं, ठीक है। तो ये चीज समझना है कि समान आजीविका, यहाँ पर जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है, ये क्या कह रहा है? संपत्ति का समान वितरण होना चाहिए, ना कि इसका संकेंद्रण। किसी एक ही व्यक्ति, दो चार व्यक्ति, दो चार जो बिजनेस घराने हैं पूरे देश में, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्हीं के पास सारी प्रॉपर्टी हो जाए। अब देखें कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इनका सब हर एक जगह पे इनके बिजनेस हैं। छोटे छोटे यूनिट में जो नॉर्मल छोटे लोग बिजनेस करते थे, वहां पर भी इन्होंने अपने छोटे छोटे बिजनेस डाल दिए हैं। अब जब कारपोरेट कोई उस लेवल पे बिजनेस कर रहा होगा, तो ऑब्वियसली जो छोटे मोटे बिजनेसमैन है, उनका सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। चलिए, उससे कहीं ना कहीं छोटे मोटे जनता को फायदा होता है, बट अगर बाई लार्ज स्केल पे देखोगे, तो ये कहीं ना कहीं ये डिस्पैरिटी, इनकम डिस्पैरिटी बहुत बढ़ रही है, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं 39 ए। 39 ए बाद में जोड़ा गया है, 39 ए बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि 39 ए ये बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। 39 ए बाद में जोड़ा गया। इसमें क्या कहा जा रहा है कि जैसे हमने यहाँ पर बोला था 39 में कि क्या होना चाहिए? संपत्ति का समान वितरण होना चाहिए। 39 ए क्या कह रहा है? गरीबों के लिए निःशुल्क न्याय, ठीक है। गरीबों के लिए निःशुल्क न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए, और समान न्याय का प्रावधान होना चाहिए, सभी को समान न्याय मिलना चाहिए, ठीक है। और 40 क्या कह रहा है? ग्राम पंचायतों की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ग्राम पंचायतों की स्थापना को प्रोत्साहन और उन्हें स्वशासन की शक्तियां देगा। इन दोनों से रिलेटेड कुछ संविधान में संशोधन हुआ है, वो मैं समझा देता हूं दोस्तों। ये जो 39 ए जोड़ा गया है, ये जोड़ा गया है, पूछ सकता है कि 39 ए कौन से संशोधन के द्वारा माध्यम से जोड़ा गया है? तो 42वां संशोधन हुआ था, 42वां संशोधन 1976 में, 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से 39 ए जोड़ा गया था। सिर्फ 39 ए ही नहीं, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जितने भी ऐसे 39 ए आएगा, 48 ए आएगा, ऐसे जितने भी अनुच्छेद जोड़े गए हैं, वो सब इसी संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे, ठीक है। तो एकमात्र आपको संविधान संशोधन याद रखना है, ठीक है। एकमात्र संविधान संशोधन आपको, संशोधन आपको याद रखना है, कौन सा? 42वां। कब किया गया था? 1976 में, जिसके माध्यम से 39 ए जोड़ा गया है, ठीक है। और ये ग्राम पंचायतों का क्या है? ये गांधी जी का सपना था एक्चुअली कि स्वराज, स्वराज जो है वो ग्राम से होना चाहिए, गांव में होना चाहिए, और गांव के लोग खुद अपने भलाई के लिए फैसला ले पाए। और ये 86वां, 86वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है। माफ करिएगा, ये सॉरी, ये संविधान संशोधन हुआ 73वां। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में, 1992 में। इसके माध्यम से ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई, ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई, ठीक है। कौन से संविधान संशोधन से? 73वां। और फिर 74वां संविधान संशोधन हुआ, 74वां संविधान संशोधन 1992 में ही हुआ। और इसके माध्यम से नगर पंचायत की, किसकी? नगर, जो शहरों में पंचायत लोकल इलेक्शन होता है, तो नगर पंचायत का इलेक्शन की बात कहा गया है, पंचायत की बात जोड़ी गई है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत यानी लोकल लेवल पे जो पंचायतें हैं, लोकल लेवल पे जो व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो वो कौन सी है? एक 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई है। तो गांव में अब पंचायत का इलेक्शन होता है, और गांव के लोग खुद फैसला करते हैं पंचायत के माध्यम से, चाहे सड़क बनवाना हो, चाहे बिजली के संबंधित सुविधा हो, या स्कूल से संबंधित, जो लोकल स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं, उनसे संबंधित परेशानी हो। जो 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया, इसके माध्यम से
जो शहरों में लोकल लेवल पर जो इलेक्शन हुए, जैसे म्युनिसिपालिटी का जो इलेक्शन होता है, ये उसी के माध्यम से जोड़ा गया है। तो ध्यान रखना है कि जो 40वां अनुच्छेद है आपका, उसके उसमें कितने 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, जिसके माध्यम से ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई, और 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से नगर पंचायत की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, की गई है। ठीक है, तो इतना ये क्या था, हमने बताया था कि रानी ने क्या किया था, सामाजिक व्यवस्था के लिए संपत्ति का समान वितरण और गरीबों के लिए निःशुल्क न्याय और ग्राम पंचायत में व्यवस्था की थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। 40 तक हो गया। 40 के आगे बात करते हैं 41 से। तो हमने बात किया था रोजगार। रोजगार में क्या होनी चाहिए, मानवीय दशाएं होनी चाहिए, यानी काम की उचित और मानवीय दशाएं, यानी रोजगार व्यवस्था जहां दिया गया है वहां पर कार्य करने जैसी स्थिति हो, जगह ठीक ठाक हो, रहने लायक, 8 घंटे ड्यूटी करने लायक हो, और वहां पर अगर महिलाएं काम कर रही हैं तो प्रसूति सहायता के लिए बच्चों के लिए व्यवस्था वहां पर होनी चाहिए। तो 41 क्या कह रहा है कि रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता, वृद्धावस्था में पेंशन वगैरह आदि की व्यवस्था करनी चाहिए राज्य सरकारों को। और आप देखेंगे धीरे धीरे राज्य इन पॉलिसीज को अपना भी रहा है। तो जैसे जैसे राज्य की स्थिति, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है, ठीक हो रही है, वैसे वैसे जो नीति निर्देशक तत्व में जो प्रावधान दिए गए थे उनको अपना भी रहा है और जनता तक उसे पहुंचा भी रहा है राज्य। ठीक है, 42 तो क्या कह रहा है कि रोजगार मिल गया, नौकरी मिल गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां काम करने जैसी स्थिति होनी चाहिए। तो वो कह रहा है 42। 43 क्या कह रहा है, श्रमिकों के लिए उचित मजदूरी की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे उनका सम्मानजनक जीवन यापन हो सके, ये 43 कह रहा है। ठीक है, तो हमने बताया था कि रोजगार में मानवीय दशाएं और उचित मजदूरी होगी तो क्या होगा, उससे उद्योगों में, साथ में क्या होना चाहिए, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए, यानी जो बिजनेस है, जो फैक्ट्री है, उसका जो मैनेजमेंट है उसमें भी श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए मैनेजमेंट में। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है, और इसको 43 ये बाद में जोड़ा गया है, और बाद में जब मैंने बताया था कि वही 42वां यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से ही इसे भी जोड़ा गया था। ठीक है, 44 बताया था 4-4 मतलब समान, समान नागरिक संहिता, और 45 बताया था कि 6 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा। अब इसको मैं समझा देता हूं थोड़ा डिटेल में कि जैसा कि मैंने बोला था कि नीति निर्देशक तत्व की एक एक पॉलिसी को कभी ना कभी सपना होना चाहिए कि मौलिक अधिकार की श्रेणी में आ जाए, सभी को प्राप्त हो, और वो न्यायिक रूप से प्राप्त हो, जो अभी गैर न्यायिक है। करेक्ट है, तो यहां सुनिए, इसको सरकार ने 86वां संविधान संशोधन किया 2002 में। कब, 2002 में। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, कैसी, मुफ्त शिक्षा, ठीक है, मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया है। ठीक है, मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया है। ठीक है, और बाद में इसमें आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया 2009 में, इसको लागू करने के लिए 2009 में ये एक्ट आया, और इस पॉलिसी को लागू करने के लिए। तो अब समझिए कि ये जो 45वां अनुच्छेद है, ये 45वां अनुच्छेद अब जा चुका है किसमें, मौलिक अधिकार में। किसमें जा चुका है, मौलिक अधिकार में। और मौलिक अधिकार में कहां पर है, तो 21A के माध्यम से जोड़ा गया है। 21A अनुच्छेद, जो मौलिक अधिकार में आपने पढ़ा है अनुच्छेद 21A, यही है 45वां अनुच्छेद को अब 21A अनुच्छेद मौलिक अधिकार भाग 3 में जोड़ दिया गया है, और इसके माध्यम से 86वां कैसे हुआ था, 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, और इसी के माध्यम से 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। और आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में लाया था इसको लागू करने के लिए, इसको लागू करने के लिए, यानी ये जो प्रावधान है, ये पॉलिसी 2009 से लागू हो गई है। ठीक है, तो बात समझ आई यहां तक, चलिए आगे बात करते हैं। 46 अनुसूचित जाति और जनजाति और कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक व्यवस्था करना। अभी जैसे मैंने बताया था कि शिक्षा में कमी की पोषण शिक्षा, कमजोर शिक्षा, क्या बताया था, कमजोर शिक्षा, क्या लिखा था वहां पर, कमजोर शिक्षा, कमजोर शिक्षा ही, कमजोर शिक्षा ही पोषण में कमी का कारण है।
और इसे कृषि और पशुपालन में सुधार, कृषि सुधार और पशुपालन करके पर्यावरण को संरक्षित करते हुए, पर्यावरण को संरक्षित करते हुए राष्ट्रीय स्मारकों को के माध्यम से कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक कर पूरे संपूर्ण विश्व में शांति लाई जा सकती है। बताया था आपको, राइम बताया था कैसे याद करना है। तो यहाँ 46 क्या है, कमजोर वर्गों के लिए शिक्षित शैक्षणिक व्यवस्था करना, यानी जो SC ST कैटेगरी के लोग हैं उनको, या कमजोर जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको शैक्षणिक और आर्थिक उनका हितों का बढ़ावा देना। ठीक है, यानी उनको शिक्षा देना, उनकी आर्थिक स्थितियों को ठीक करना, ये राज्य का कर्तव्य होना चाहिए। 43 क्या कह रहा है, पोषण, स्वास्थ्य में सुधार और नशीली चीजों पर रोक लगाने का कार्य भी राज्य को करना चाहिए। ठीक है, 48 क्या कह रहा है कि क्या बताया था, कृषि में सुधार होना चाहिए, यानी आधुनिकीकरण, कृषि में वैज्ञानिक साइंटिफिक तरीके से खेती करें हम, जिससे हमारा कृषि भी अच्छा हो और फर्टिलाइजर्स का कम से कम यूज हो। जब फर्टिलाइजर आप कृषि में कम यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा। ठीक है, स्वास्थ्य कैसे अच्छा होगा, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा खाद यूज करते हैं, उससे हमारे जब हम अन्न जो अनाज खाते हैं उसमें भी बहुत सारा वो आ जाता है। ठीक है, तो इससे हमारे स्वास्थ्य खराब होते जा रहे हैं। तो कृषि में सुधार लाना है, साइंटिफिक तरीके से खेती करना, पशुपालन करना, गोवंश हत्या पर रोक लगाना, यह 48 का उद्देश्य है। जब पशुपालन करोगे तो आपको ध्यान रखो, ऑटोमेटिकली याद आएगा। तो हमने एक ट्रिक ट्रिक भी समझाई थी ना कि कमजोर शिक्षा है, शिक्षा अच्छी होगी तो लोग जागरूक होंगे और 47 में पहुंच जाएंगे। 47 का मतलब है पोषण, अपने पोषण के बारे में समझेंगे और नशे से दूर रहेंगे। जब लोग शिक्षित हो जाएंगे तो नशा नहीं करेंगे, कम नशा करेंगे। और ये चीजें कैसे होंगी कि आपकी कृषि अच्छी हो गई, साइंटिफिक तरीके से कृषि करने लगे, पढ़ लिख गए, अब कृषि कर रहे हैं, पशुपालन करेंगे, पशुपालन करेंगे, साथ में गौ हत्या पर रोक लगानी है। पशुपालन करेंगे तो पशु जंगल जाकर जो पेड़ पौधे छोटे हैं उनको नहीं चरेंगे, और छोटे पौधे जो हैं वो समय के साथ क्या होंगे, बड़े हो जाएंगे, जंगल बनेगा, उससे पर्यावरण क्या हो जाएगा, संरक्षित हो जाएगा। अब पर्यावरण संरक्षित हो जाएगा तो वहां के वन्य जीव संरक्षित रहेंगे, क्योंकि ज्यादा पेड़ पौधे रहेंगे, घने रहेंगे, उनको खाने के लिए भी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि इससे राष्ट्रीय स्मारक, जो राष्ट्रीय स्तर के स्मारक हैं, जैसे ताजमहल हो गया, ये लाल किला हो गया, या जितने भी राष्ट्रीय स्तर के स्मारक हैं, ठीक है, वो स्तूप जितने भी हो गए, सांची का स्तूप हो गया, ठीक है, ये सभी स्मारकों का क्या होना चाहिए, सुरक्षा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सुरक्षित होने चाहिए। 50 क्या कह रहा है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग होना चाहिए। इससे क्या होगा कि कार्यपालिका न्यायपालिका को प्रेशराइज नहीं कर पाएगी कि ये कार्य, ये फैसला लेना है, ऐसा फैसला लेना है, तो वहां पर जो न्यायालय होगा उचित फैसला लेगा, समाज के लिए अच्छा फैसला करेगा। और इंचामन यानी कि अंतिम है, अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाना और सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे इंचामन अनुच्छेद। इसके साथ कुछ चीजें थोड़ा और समझ लेते हैं। कुछ प्रमुख जो अनुच्छेद हैं उनको कुछ खास कैटेगरी में रखा गया है, जिनको उसी के माध्यम से जाना जाता है। जैसे कि सामाजिक आर्थिक न्याय की बात कौन कौन से अनुच्छेद करते हैं, तो अनुच्छेद 38, 39 एंड 39A इसमें बात करता है सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना है, धन को समान रूप में समाज में वितरण करना है, और निःशुल्क कानूनी सहायता, सभी को समान न्याय मिलना चाहिए। तो किसकी बात कर रहा है, सामाजिक आर्थिक न्याय की बात कर रहा है। 40 और 47 से गांधी जी के सिद्धांत बोले जाते हैं अनुच्छेद। ये पूछ भी सकता है सवाल, सवाल कि गांधी जी के सिद्धांत जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें से कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं। तो एक तो ग्राम पंचायत, मैंने बताया था स्वराज गांव से चालू हो, ये गांधी जी का सपना था, और ये अब चालू भी हो गया ग्राम पंचायत और नगर पंचायत के माध्यम से। ठीक है, तो अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 47 जहां सार्वजनिक स्वास्थ्य की व्यवस्था बनाने के लिए बात की गई है, 40 और 47 ये गांधीवादी सिद्धांत हैं। ठीक है, उदारवादी, उदारवादी जैसे समान नागरिक संहिता, चार चार समान, चार से चार चार समान, समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए। हालांकि इसमें अभी कुछ विवाद हो रहा है हिंदू मुस्लिम के बीच, ठीक है, कि उनके मैरिज एक्ट ऐसे हैं या उनके तो थोड़ा उनका अपना कल्चर है, उसको लेके कुछ विवाद भी चलता रहता है। लेकिन आशा करिए कि आने वाले टाइम पे यह भी सॉर्ट आउट हो जाएगा, समाज दोनों मिलकर सॉर्ट आउट करेंगे और सरकार समान नागरिक संहिता भी देश में लागू कर पाएगी। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण अलग अलग होना, यह भी उदारवादी है। तो ये तीन महत्वपूर्ण है। वैसे पर्यावरण आपको याद है कि 48A पर्यावरण संरक्षण की बात करता है और 51 अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करता है। ठीक है, चलिए
नीति निर्देशक तत्व वर्सेस मौलिक अधिकार, थोड़ा सा समझ लेते हैं। वैसे तो मैंने काफी डिटेल में बात कर लिया है। नीति निर्देशक तत्व भाग 3 में दिया है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में दिया गया है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। तो जो मौलिक अधिकार है, व्यक्तिगत मौलिक अधिकार की बात करता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। वहीं पर अगर मैं नीति निर्देशक तत्व की बात करूंगा तो ये सामूहिक कल्याण, सामूहिक स्वतंत्रता, सामूहिक लोगों की बात करता है, समाज की बात करता है। ठीक है, समाज पर आधारित है। यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, यानी न्यायालय के द्वारा इसे चैलेंज किया जा सकता है और न्यायालय के माध्यम से मौलिक अधिकार को लागू कराया जा सकता है। जबकि नीति निर्देशक तत्व ये गैर परिवर्तनीय है, अर्थात इसे न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं कराया जा सकता। ये बात देखिए, मौलिक अधिकार वाद योग्य है, कई बार ये पूछा था, वाद योग्य है। ठीक है, और ये वाद योग्य नहीं है। कई वर्ड पूछ सकता है तो आपको समझना है ना। वाद योग्य मतलब न्यायालय में इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अच्छा, कभी भी अगर मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व का टकराव की स्थिति आएगी ना, तो हमेशा मौलिक अधिकार को वरीयता दी जाएगी, प्राथमिकता मौलिक अधिकार को ही दी जाएगी। ठीक है, चलिए, नीति निर्देशक तत्वों का कार्यान्वयन कैसे होता है। तो जैसे अभी बताया कि जो अनुच्छेद आपका था, ठीक है, 40 आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट अधिनियम 2009 के माध्यम से जो 45वां अनुच्छेद था, इसे अब क्या बना दिया गया है, 21A। क्या बना दिया गया है, 21A। और इसे क्या बना दिया गया है, मौलिक अधिकार। क्या बनाया गया है, मौलिक अधिकार। अब ये मौलिक अधिकार है लोगों का कि 6 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त में क्या मिलना चाहिए, मुफ्त में क्या मिलना चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए। और ये अनुच्छेद संशोधन कौन सा था, 86वां संशोधन था। कब, 1900 सॉरी 2002, 2002 याद रखना है। ठीक है, और 2009 में आरटी एक्ट के माध्यम से इसे लागू कराया गया था। मनरेगा, जैसे बताया था, मनरेगा के माध्यम से सबको रोजगार देना सुनिश्चित करना। तो गांव गांव में मनरेगा के माध्यम से लोगों को एक निश्चित दिनों के लिए क्या किया जा रहा है, रोजगार दिया जा रहा है, जिसमें एक निश्चित मजदूरी भी फिक्स है। करेक्ट है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो 48A में दिया है, उसी से देखिए प्रेरित होकर सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया है। ठीक है, इनकी चुनौतियां क्या हैं, देखिए संसाधन की कमी है, आर्थिक रूप से अभी हम उतने डेवलप नहीं हुए हैं कि सभी नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकार बनाए जा सके। प्राथमिकताओं का भी टकराव बीच बीच में होता रहता है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों की चुनौतियां क्या हैं, तो चुनौतियों की बात करें तो ये तो गैर परिवर्तनीय होने के कारण, चूंकि राज्य को लगता है कि कोई भी नागरिक इसे न्यायालय में जाके चैलेंज नहीं कर सकता, हमें मजबूर नहीं किया जा सकता कि नहीं ये लागू करो, जबकि मौलिक अधिकार में क्या होता है, मजबूर किया जा सकता है। तो एक तो ये गैर परिवर्तनीय है, इसलिए भी उतने स्पीड से काम नहीं होता इसमें। संसाधन और बजट की कमी है, ये तो पहले ही बता चुका हूं। और कुछ तत्व जैसे समान नागरिक संहिता, इस पर विवाद है, हिंदू मुस्लिम को लेकर विवाद चल रहा है, तो वो भी दिक्कत आ जाती है कि इनको लागू करने में कई बार समाज में भी टकराव होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में यहीं तक, और मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और प्लीज कमेंट करके बताइए कि क्या और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, क्या इसे और डिटेल में करें या और शॉर्टकट या और ट्रिक क्या करें, आप प्लीज बताएं। थैंक यू, आपका कमेंट का हम इंतजार करेंगे दोस्तों। ठीक है।